हमारे से जो ऊपर वाली जनरेशन थी उसमें कोई आर्मी में नहीं था। ठीक है। मेरा अपना एक तरीका कार है, अपना एक गुफ्तगू का अंदाज है। मैं शायद वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जो अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। फौज कन्फॉर्मिस्ट लोगों के लिए है। मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ पे हमेशा सवाल उठाता हूँ, सवाल करता हूँ। अफगानिस्तान में गंदम पाकिस्तान से सस्ती है, अफगानिस्तान में चीनी यहाँ से सस्ती है। मैं समझता हूँ सीपैक में जितना चाइना का फ़ायदा है उतना पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है राना साजिद और आज हमारे साथ एक ऐसी वेल नोन पर्सनैलिटी शख्सियत मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ पॉलिटिकल में और बल्कि इनकी अगर पर्सनैलिटी के हवाले से बात कर लीजिए तो मल्टीपल जो है वो रोल अदा कर रहे हैं अपनी जो लाइफ में। खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम। सर, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले भी मौजूद हैं, अल्लामा साहब के साथ आप वाबस्ता भी हैं आप, और बहुत से लोग आपके बारे में जानते हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ डिफरेंट पहलू के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, वो पहलू जिनके बारे में लोग नहीं जानते। ये बताइएगा, कहाँ से तल्लक रखते हैं, बचपन कहाँ गुजरा और कैसे पैदा कहाँ पे हुए, वो अपनी जो बचपन के दिन है, हालात हैं, उस हवाले से बताइएगा। हम लोग जी ओरिजिनली बिलोंग करते हैं गंडापुर ट्राइब जो है, हम लोग डेरा इस्माइल ख़ान को बिलोंग करते हैं। डेरा इस्माइल ख़ान से तकरीबन 26 मील दूर हमारा एक गांव है, 40 किलोमीटर के फासले पे, वहाँ को हम बिलोंग करते हैं। ठीक है। लेकिन चूँकि मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सही, और उनकी ज़्यादातर सर्विस गुजरी एबटाबाद में। ठीक है। तो हम चारों भाई पैदा एबटाबाद में हुए। ठीक हो गया। ठीक है। क्योंकि मेरे वालिद ने तकरीबन अपनी 32 ईयर्स की सर्विस में से ऑलमोस्ट 26 ईयर्स एबटाबाद में गुजारे। अच्छा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो लास्ट 2 ईयर्स उन्होंने सर्विस के फिर गिलगित में गुजारे। ठीक है। सारे नॉर्दर्न एरियाज़ को वो देखते थे, गिलगित बल्तिस्तान को, ठीक हो गया, एज कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो हम पैदा एबटाबाद में हुए चारों भाई, और वहीं पे हम सब ने तालीम शुरू की। और आबाई इलाका जो आपने बताया डेरा इस्माइल खान था। और गंडापुर के हवाले से भी थोड़ी सी हमें हिस्ट्री बताएं। गंडापुर हमारा एक छोटा सा ट्राइब है। ये तकरीबन कोई 25-30 गाँवों पे मुहित है। ठीक है। ये डीआई खान और टांक जहाँ से आगे ट्राइबल एरिया शुरू होता है, उसके दरमियान अगर सैंडविच के तौर पे समझें, ठीक हो गया, एक तरफ डीआई खान है, एक तरफ टांक है, और बीच में ये गंडापुर ट्राइब आबाद है। ठीक हो गया। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। एबटाबाद में पैदा हुआ, और सारे भाइयों ने हमने एबटाबाद में बर्न हॉल से तालीम का। आप किस नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटा। सबसे छोटे हैं जी, मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, और बर्न हॉल में हम सब ने पढ़ाई शुरू की। ठीक है। और बर्न हॉल में ही पढ़ते रहे ज़्यादा वक्त। बीच में मेरे वालिद की पोस्टिंग हुई थी, तो मैंने 1 साल डीआई खान में पढ़ाई की है, सेंट हेलेंस कॉन्वेंट में। और ये प्राइमरी की ये मतलब प्राइमरी एबटाबाद से में कर ली। 6th क्लास में हम डीआई खान चले गए। फॉर 1 ईयर माय फादर वाज पोस्टेड देयर। ठीक है। 7th क्लास फिर हम चले गए कोहाट। कोहाट में सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में मैंने 1 साल पढ़ा। वहीं से मैं कैड कॉलेज कोहाट के लिए सिलेक्ट हुआ। ठीक हो गया। 8th क्लास मैंने कैड कॉलेज कोहाट से की। 8th क्लास से ही आगे। 8th क्लास। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर चूंकि मेरे वालिद वापस एबटाबाद पोस्ट हो गए थे, तो फिर मैंने 8th क्लास के बाद वापस चले गए हम एबटाबाद में, और एबटाबाद पब्लिक स्कूल में दाखिल हो गए। कैडेट कॉलेज छोड़ दिया? कैड कॉलेज छोड़ दिया और पब्लिक स्कूल चले गए। मेरा बड़ा भाई भी पब्लिक स्कूल में था, तो हमने फिर अपना एफएससी एबटाबाद पब्लिक स्कूल से की। अच्छा, जहाँ जहाँ मतलब आपके वालिद साहब पोस्टेड होते रहे, ट्रांसफ़र होते रहे, साथ साथ ही मतलब मूवमेंट आपको करनी पड़ी? उस ज़माने में एक्चुअली वो ज़माना बिल्कुल आज से यकसर मुख्तलिफ था। थोड़े से ब्यूरोक्रेट्स होते थे और एडमिशन्स का कोई ऐसा मसला होता नहीं। ठीक है। तो एडमिशन्स का मसला नहीं होता था, और जनरली उस ज़माने में चूँकि सरकारी सेक्टर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज था, पोस्टिंग्स होती थी जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी। ठीक है। उसमें तो आप नया एकेडमिक ईयर नए शहर में शुरू कर सकते थे।
तो 8th क्लास वहाँ से की और उसके बाद 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एबटाबाद पब्लिक स्कूल से किया। ड्यूरिंग माय सेकंड ईयर हमने आर्मी के लिए अप्लाई किया, उसमें सिलेक्ट हो गए। अच्छा सर, मैं इस दौरान आर्मी तो चले, अब हमारी वो एजुकेशन के बाद का थोड़ा सा मोमेंट है, थोड़ा सा हम स्कूल लाइफ में ही रहते हैं। जी जी। बचपन में किस तबीयत के मालिक थे? खामोश तबीयत, शरारती, और मतलब जो आपका स्कूल लाइफ है, आज भी कोई ऐसा वाक़या कोई याद आता हो? जिस तरह मोस्टली हम सुनते हैं कि बचपन बहुत याद आता है, तो कोई ऐसी बात शेयर करें। देखिए, शरारत हर कोई करता है। अगर कोई कहे कि वो शरारतें नहीं करता तो ये शायद गलत बात होगी, लेकिन ये होता है कि एक नेचुरल तबीयत होती है। हम 4 भाई हैं और हम में से 2 ने, मैं और जो मुझसे बड़े भाई से बड़ा भाई है वो फॉरेन सर्विस में गए थे, हमने एकेडमिकली बहुत एक्सेल किया। ठीक है, मतलब इंटेलिजेंट थे तो आप। बहुत अच्छा मेरा एजुकेशनल रिकॉर्ड है। ठीक है। और मैट्रिक में भी आउटस्टैंडिंग पोजीशन हासिल की। एफएससी में मैं हॉस्पिटल में था जब हमने एफएससी का एग्ज़ाम दिया, मेरा पाँव टूट गया था। वो उसकी रीज़न क्या थी? कि वो एक्सीडेंट? फुटबॉल खेलते हुए, मैं फुटबॉल का प्लेयर था। अच्छा, ठीक है। वो एक एक्सीडेंट हुआ और मेरा लात टूट गई, तो फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो बिकॉज ऑफ दैट एफएससी में मेरे इतने अच्छे नंबर भी नहीं आए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी पाँव के साथ मैंने आर्मी का टेस्ट दिया और उसके बावजूद फिर भी सिलेक्ट हो गए। आर्मी में सिलेक्ट हो गए। इंटरेस्टिंग बात है। और आर्मी का जो मोस्टली ये समझा जाता है टेस्ट जो आईएसएसबी का, बहुत नहीं, आईएसएसबी से पहले प्लास्टर उतर गया था। अच्छा, ठीक है। रिटन और इंटरव्यू के वक्त प्लास्टर लगा हुआ था। और ये भी बड़ी बात है कि आप एक टेस्ट जो ज़ाहिर है कि ऑफिसर के लिए आप जा रहे होते तो बड़ी उसमें आपको टेंशन होती है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन ये खुर्रम नवाज साहब की बड़ी समझ के गुड पॉइंट जो हमें नज़र आया कि उन्होंने उस दौरान इतना समझ के अपने आप को लाइफ में मुश्किल देखते हुए भी जो है इतना मुश्किल मरहला तय किया। अच्छा, आर्मी में आपने जो पहला इम्तिहान दिया आईएसएसबी के लिए, जब आप गए हैं तो क्या प्लान लेके गए थे, जहन में था? और फैमिली से आपने बताया वालिद साहब जो थे वो सिविल सर्विसेज में थे। जी, सिविल सर्विस। तो आर्मी में जाने का प्लान कैसे आया? आया रिलेटिव में पहले से कोई इस तरह का फोकसिंग पर्सन था या खुद से एक जोश था? हमारे से जो ऊपर वाली जनरेशन थी उसमें कोई आर्मी में नहीं था। ठीक है। लेकिन जो हमारे भाई और कज़न्स कैड कॉलेज हसन अब्दाल में गए, बड़ा भाई 8th क्लास के बाद कैड कॉलेज हसन अब्दाल चला गया था, वो और जो कज़न्स कैड कॉलेज हसन अब्दाल में थे उन सारों का फ़ौज की तरफ रुझान था। वो फ़ौज में गए, तो मेरे से दोनों बड़े भाई फ़ौज में गए थे। ठीक है, मतलब तो, उनको देख जी, तो मैं बल्कि जब आर्मी ज्वाइन की तो जो मेरा बड़ा भाई था वो मुझसे 2 साल सीनियर था, तो वो स्टिल पीएमए में था फाइनल टर्म में जब मैंने आर्मी ज्वाइन की। तो शायद हमारे लिए इंसेंटिव था कि भाई भी फ़ौज में हैं, शौक़ भी था उस वक्त एक यूनिफॉर्म सर्विस में जाने का। ठीक है। तो आर्मी में चले गए। आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह अगेन आई डिड वेरी वेल और मैंने सोर्ड ऑफ ऑनर ली। सोर्ड ऑफ ऑनर लेने के साथ साथ मैं फ़ौज में सबसे छोटा इंस्ट्रक्टर होने का मुझे ज़बरदस्त वो था एजाज़ कि मैं जब पीएमए में एज एन इंस्ट्रक्टर गया तो मैं अभी मेरी उम्र 24 साल नहीं हुई थी कि मैं पीएमए में इंस्ट्रक्टर था। ज़बरदस्त, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। बिल्कुल बड़ा यूनिक चीज़ अलग जो पहलू सामने आया खुर्रम नवाज साहब का कि एक तो आर्मी में जो उन्होंने सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल की, ये भी एक अचीवमेंट होती है किसी भी एक शख्स के लिए जो सर्विस में जाना चाहता है। इससे पहले मैं पाकिस्तान आर्मी शूटिंग टीम का भी मेंबर था, वाइस कैप्टन भी था और हम इंग्लैंड गए। स्पोर्ट्स के हवाले से भी फुल टाइम में जो एक्टिव रहे हैं। तो इंग्लैंड हम गए सेंटो की स्मॉल आर्म्स कंपटीशन में, मैं राइफल फायरर था। अच्छा, तो मार्क्समैन भी था। वो भी एक एस्पेक्ट है जो हमारा रहा आर्मी के अंदर। फिर मैं ये आर्मी को शायद क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि शायद मेरी शख्सियत के
फौजी ज़िंदगी से ज़्यादा मुताबिकत नहीं रखते थे। डिसिप्लिन लाइफ मैं समझता हूँ थोड़ी सी कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, ठीक है, उनके लिए फ़ौज में हालांकि मैं बहुत लायक था और बहुत अच्छा मेरा करियर रहा, लेकिन मैंने फ़ील किया कि लॉन्ग टर्म में ये मेरे लिए शायद इतना बेहतर करियर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि फ़ौज के अपने तकाज़े हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा, आपने मेरे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, सियासत में भी मेरा अपना एक तरीक़ा कार है, अपना एक गुफ्तगू का अंदाज़ है, और मैं आपने देखा कि राना सनाउल्लाह एक टेरर का नाम था, शहबाज शरीफ साहब एक टेरर का नाम था, लेकिन जिस तरीके से मैं बोलता था, गुफ्तगू करता था, और थ्रू आउट उस वक्त लोग कहते थे, यहाँ के भी तकाजे थे कि गार्ड्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। मैं शायद वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जो अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ कभी एक ड्राइवर होता है। असल में तो अवामी खादम और खिदमत होती भी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जब आपकी तबीयत डिफरेंट होती है ना, तो आप शायद उस जगह फिट नहीं हो सकते। मैं फ़ौज को बुरा नहीं कहता, लेकिन फ़ौज कन्फॉर्मिस्ट लोगों के लिए है, ठीक है, जो एक पैटर्न में चल रहे हैं और ज़्यादा सवाल नहीं करते। मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ पे, इवन सिस्टम पे, हमेशा सवाल उठाता हूँ, सवाल करता हूँ। वो एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है वो फ़ौज में हो नहीं सकती, क्योंकि फ़ौज में ऑर्डर देने वाला एक शख्स है। वो ऑर्डर जो भी देता है उस ऑर्डर पे आपने अमल दरामद करना होता है, और उसमें सवाल जवाब आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट भी, सॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल किया, और उसके बाद जो आपने बताया कि यंगेस्ट जो इंस्ट्रक्टर होने का, वो आज तक कायम है रिकॉर्ड। अच्छा, वो आज तक रिकॉर्ड है। मतलब फौज की हिस्ट्री में लिखा जा रहा है। आज भी कोई इस उम्र के लोग पीएमएम इंस्ट्रक्टर इजाज़त हासिल करने के बाद अब घर वालों की तरफ से होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। क्या कर रहे हो? जब मैंने रिज़ाइन किया, मेरे वालिद अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो एग्री नहीं करते थे, मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स एग्री नहीं करते थे, बल्कि अब कई उनमें से फौत हो गए, अल्लाह उनको मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे पाकिस्तान आर्मी के, उनसे इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भी ये कहा कि आप छोड़ना क्यों चाहते हैं। मैंने कहा जी शायद वो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो वो कतन दे डिड नॉट वांट मी टू लीव, और शायद उनके नज़रिए से वो बिल्कुल ठीक था कि एक यंग ऑफिसर है, लायक है, अच्छे कैरियर में, क्योंकि मैं पीएमए में था उस वक्त, तो वो क्यों छोड़ना चाहता है। और उनका कंसर्न तो हमारे साथ ऐसा था कि जैसे औलाद के लिए होता है, लेकिन मेरा हमेशा से लाइफ में एक अजीब जैसी कैफियत है कि मैंने हमेशा वो किया है जो मेरे दिल में आया है। ठीक है, गलत है तो भी किया है, अच्छा, सही है तो भी किया है। मतलब अपने फैसले पे डट गए हैं, जो भी मैंने फैसले किए, और मैं इसमें आगे चलता जाऊंगा, आपको एग्जांपल देता जाऊंगा। मैंने हर बेहतरीन नौकरी सिलेक्ट होके नहीं की या करके छोड़ दी। लोग नौकरी के लिए तरसते हैं, तो और शायद जिन्होंने बेस्ट ऑफ बेस्ट करने के बाद इनको छोड़ दिया। शायद ये भी वजह है, मैं अपनी औलाद को भी ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। बिल्कुल सही है, जहाँ पे तस्कीन मिले। ठीक है, मैंने ग्रेड 17 में पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया। ग्रेड 18 में पीसीएस सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया। ग्रेड 19 में सिविल सर्विस के लिए डायरेक्टली मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने सेनेट में जो वक्त गुजारा एज अ ब्यूरोक्रेट, दैट अगेन आई वाज सिलेक्टेड डायरेक्टली इन ग्रेड 19। तो और 17 में मैंने ज्वाइन नहीं किया, 18 में ज्वाइन नहीं किया, 19 में ज्वाइन किया, 2.5 साल गुजार के अच्छा, वो भी छोड़ दिया। तो ऐसा रहा कि मैंने हमेशा ज़िंदगी को इस तरीके से लिया कि जो आपका दिल करे ज़रूर करें। कभी लगा नहीं कि सपोज, मैं एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, आज अगर खुर्रम नवाज गंडापुर साहब आर्मी में होते तो किस ओहदे पे पहुंचे होते? देखिए, मैंने मुड़ के ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ पे नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा, और अब जिस जगह मैं बैठा हूँ शायद ये अब हमें दीन की भी समझ आती है। अल्लाह ने हर इंसान के लिए एक रास्ता तयन किया हुआ है। वो रास्ता आपकी उस वक्त की सोच
खुद ब खुद उस रास्ते को उस तरफ ले आती है जिस तरफ आपको अल्लाह ने चलाना हो। चलाना तो बिल्कुल। कई लोग, जितने लोग मुसलमान हुए हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, वो किसी हादसे के नतीजे में मुसलमान हुए। बिल्कुल सही। कुछ वो हादसा ना होता तो वहीं पे अपनी जगह पे मौजूद, वो वहीं अपनी जगह पे होता ही ऐसे। कल रात को मैं पढ़ रहा था, वो इवान रिडले एक थी जिनको तालिबान ने 4 साल कैद रखा, वो उसी के नतीजे में मुसलमान हुई। अभी एक और खातून थी, उनको माली में कैद रखा गया, वो उस हादसे के नतीजे में मुसलमान चेंज जो इंसान की लाइफ में आता है, जो अल्लाह ने लिखा होता है उसी तरह से होता है। और इसलिए मैं समझता हूँ गुजरी हुई कल पे कभी भी मलाल नहीं होना चाहिए इंसान को, और आगे की तरफ देखना चाहिए और अल्लाह से आगे बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल। खुर्रम साहब के साथ बातें जारी हैं हमारी, और बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी उससे बढ़ के बहुत कुछ मुझे सुनने को देखने को मिल रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें नहीं थी, मैंने इतनी प्रोफाइल भी रीड किए थे तरीके से, लेकिन ये जो भी पहलू कुछ सामने आ रहे हैं ये आप सबके लिए भी जो है शॉकिंग होंगे। आगे कुछ बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, मैं इसलिए कि मैंने हर चीज़ ट्राई, मैं ना सिर्फ इंग्लिश का बेस्ट डिबेटर था, मैं बज़्म अदब में भी रहा, उर्दू से भी हमेशा शौक़ रहा, उर्दू शायरी से भी शौक़ रहा, इंग्लिश का मैं बहुत अच्छा डिबेटर था और इंग्लिश की डिबेट में बहुत सारे प्राइजेस भी लिए, स्पोर्ट्स भी खेलते थे। तो शायद हमारी बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजरी, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आपने हर वो चीज़ की हो जिसका आपको दिल चाहे तो आपको रिग्रेट्स नहीं होते। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जो मैसेज है। और मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ कि खुर्रम साहब ने कोई ऐसी चीज़ रही नहीं है जो बताई ना हो कि ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। आर्मी में जाने का मिशन होता है लोगों को, वो भी पूरा किया, ब्यूरोक्रेसी में भी आए हैं, और जो अपनी पसंद की जितनी जॉब से वो भी सारी हासिल की। तो खुर्रम साहब कभी लगा नहीं कि मतलब कि इंसान की कोई ऐसी कोई ख्वाहिश अभी जो रह गई हो, तो सारी माशाल्लाह पूरी होती जा रही है। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने बड़ा करम किया अपनी ज़िंदगी में। मेरा ख्याल है कि जितना शुक्र अदा किया है चाहे अल्लाह पाक का, वो कम है, इसलिए क्योंकि जो शौक़ दिल में रहा वो किया, पूरा किया। ट्रैवल बहुत किया, बहुत ट्रैवल किया दुनिया में। एक दौर था जब मैंने आर्मी छोड़ी तो ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था, बहुत ट्रैवल किया। एज होती है एक उम्र, और वो जवानी का वक्त था। उसमें एक इत्तेफाक की आपको बात बताऊं, हम अभी फ़ौज में थे तो हम छुट्टी पे गए, तो जब 79 का ये जो रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, ठीक है, तो हम उस दिन तेहरान में थे जिस दिन आयतुल्लाह ख़ुमैनी आए, और हमने वो कत्लो गारतगरी अपनी आंखों से देखी, क्योंकि हम 5 दिन के लिए फिर फंस गए तेहरान में, निकल भी नहीं सकते थे, फ्लाइट्स थी नहीं, फिर हम बाय रोड आए वहाँ से। तो मैंने कहा ना कि बहुत सहरा नवर्दी की, पूरा यूरोप देखा, अमेरिका देखा, कनाडा देखा, और मिडल ईस्ट देखा सारा, और टर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, ज़बरदस्त अदद बार ट्रैवल किया। और वो एक शौक़ था, वो दौर था, वो शौक़ पूरा किया। फिर मैंने ओमान में, मैं इंग्लैंड में था, तो ओमान में मिलिट्री एकेडमी के लिए कोई इंस्ट्रक्टर्स उनको चाहिए थे, तो मैं चूँकि मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर रह चुका था, तो वो भी एक इत्तेफाक था। मेरी अमेरिका में एडमिशन हो गई थी, लेकिन अमेरिका में एडमिशन में उन्होंने कहा आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा वीज़ा लगवाने के लिए, क्योंकि आप विजिटर वीज़ा पे आए हैं और टूरिस्ट वीज़ा पे हम एडमिशन नहीं दे सकते, स्टूडेंट वीज़ा लगा। ये बैचलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो फिर जब मैं लंदन में था तो वहाँ ओमान के कुछ सीनियर लोग मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ 1-2 साल काम कर लें, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं एक नई मिलिट्री एकेडमी बनाने की, तो आपका चूंकि रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप हमारे पास आ जाए। तो वो मैंने कहा ना, अल्लाह पाक खुद आपके लिए रास्ते बनाता है। मैं फिर ओमान चला गया, तो वहाँ उन्होंने एक नेकी का काम किया कि उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप 6 महीने अरबी सीखें। अच्छा, ज़बरदस्त, मतलब तो ज़बान भी आप मैंने वो एक बहाना बना, गए हम फौजी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अरबी सीखी तो दीन की तरफ फिर रग़बत भी हुई और दीन को समझना शुरू किया, आसान हो गया। तो वो अल्लाह ने एक रास्ता हमारे लिए बनाया, चेंज हम अगर कह सके तो यहाँ से खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब की लाइफ में ये तब्दीली यहाँ से शुरू हो गई। तो फिर
फिर मैं ओमान काफ़ी अरसा रहा और वहाँ से भी एक बहुत अच्छा मुझे अवार्ड मिला। खुदा उनको जन्नत में जगह दे, अब वो फौत हो गए हैं। सुल्तान ऑफ ओमान ने एक स्पेशल अवार्ड दिया खिदमात के लिए, क्योंकि उनकी मिलिट्री एकेडमी के बानियों में से हम थे। ज़बरदस्त, मतलब वो हमने पायनीर में और स्टार्ट करने वाले आप थे जी। कितना अरसा सर वहाँ पे रहे? मैं ओमान में करीबन 8 साल रहा एज एन इंस्ट्रक्टर और फिर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो 5 साल 6 साल मैं इंस्ट्रक्टर रहा, फिर मैं उनके हेडक्वार्टर में चला गया और उसको लुक आफ्टर। तो ओमान से वापसी का क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था? में एक तो ये खैर कॉन्ट्रैक्ट था, बट आई लेफ्ट ओमान बिकॉज माय फादर वाज इल। मेरे वालिद को कैंसर हो गया था और मैं फिर वापस आ गया। और वापस जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो हुआ ये कि मेरे वालिद और वालदा ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली फौत हुए। 23 दिन का गैप था उन दोनों की डेथ्स में। तो जब वालिद भी न रहे, वालदा भी न रही, तो भाइयों ने कहा कि तुम वापस आ जाओ। फिर मैं ओमान से रिज़ाइन करके वापस आ गया। जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त ये जो ग्रेड 19 की पोजीशंस थी ये एडवर्टाइज हुई थी। ठीक है। और वो मैंने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम के नतीजे में हम सेनेट में सिलेक्ट हो गए। ज़बरदस्त। तो फिर कुछ अर्सा सेनेट में गुजारा। वहाँ 4 कमिटीज़ को मैं देखता था, डिफेंस और डिफेंस प्रोडक्शन को, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स और कश्मीर अफेयर्स की एक कमेटी थी। तीसरी कमेटी जो थी जिसका मुझे वैसे भी शौक था ज़्यादा, वो थी स्पेशल कमेटी सेनेट की जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ के साथ डील करती थी। उसमें बलूचिस्तान भी था, उसमें फाटा भी था और उसमें KPK भी था, जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ थे। और इसी तरह जो चौथी कमेटी को मैं देखता था वो भी कनेक्टेड थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज और वही सारे आपके जो मेरे साथ रेलेवेंट डिफेंस प्रोडक्शन था, ओवरसीज पाकिस्तानी था। मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रह चुका था। लेस डेवलप्ड एरिया में डेरा इस्माइल खान का रहने वाला था। वो सारी चीज़ें रेलेवेंट थी। और फॉरेन अफेयर्स और कश्मीर अफेयर्स की कमेटी थी। वो एक्सपीरियंस भी अच्छा आपका? फिर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा ख्याल है मैंने लाइफ में बहुत सीखा उधर। और आज के जितने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं ये उस वक्त भी वहाँ सेनेट में होते थे। सरताज अजीज़ साहब उस वक्त हेड कर रहे थे फॉरेन अफेयर्स कमेटी को। ठीक है। और जो सेनेट की डिफेंस कमेटी थी उसको चौधरी शुजात साहब वो कर रहे थे, हेड कर रहे थे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी, लेबर मैन पावर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसको सेनेटर वकार अहमद खान हेड कर रहे थे। ठीक हो गया। और वो जो थी चौथी कमेटी उसको सेनेटर एहसान शाह साहब हेड करते थे। अगर वो कहा आज जाए, के सारे पॉलिटिशियन, ये सारे वो नामी ग्रामी पॉलिटिशियन हैं, सीनियर तरीन में जो आते हैं। और अगर खुर्रम साहब कहा जाए यहाँ से आपके पॉलिटिकल कैरियर का आगाज हो गया जी, तो ऐसा ही है? बिल्कुल, हाँ जी, मतलब रुझान बढ़ गया, इंटरेस्ट भी हुआ, पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखने का मौका मिला और ये भी समझ आई कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये देखने में मेरा ख्याल है एज अ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। मेरा मास्टर्स चूँकि बाद में जब मैंने अपनी तालीम भी जारी रखी तो मास्टर्स मेरा पॉलिटिकल साइंस में था। उसमें भी आई गॉट अ गोल्ड मेडल और उसमें भी मेरा आज तक रिकॉर्ड है। ज़बरदस्त। ये खुर्रम साहब ने हर मैदान में रिकॉर्ड और झंडे गाड़े हुए। मेहरबानी की ज़ात है, इज्जत देने वाली, तरक्कियां देने वाली, कामयाबी देने वाली जी। अच्छा खुर्रम साहब, आपने सारी दुनिया तकरीबन घूमी है, कहाँ कहाँ गए आपने? सारे कंट्रीज़ हमें गिनवाए भी हैं और कुछ रह भी गए होंगे। तो मैं एक जो इससे कबल आपसे बात कर रहा था, जब एक एज थी, शादी कब की, कहाँ की, और दुनिया में जब घूमे कहीं पे तो होता है ना, कहीं जाके बंदा कहता है यार मुझे यहाँ पे कोई मिल गई है। असल में उसमें ये होता है कि जो चीज़ अगर आप जवानी में हर चीज़ देख लेना तो जो अट्रैक्शन होती है उन चीज़ों की वो नहीं कम हो जाती है। यानी दौलत अगर आपने जवानी में देख ली है तो आपको लालच शायद पता नहीं कहना, तो बहुत सारे लोगों को तो मरते दिन तक लालच होती है। लेकिन अगर आपकी पूरी हो जाती है विशेष, जिस तरह सैर कर ली अब तो ट्रैवलिंग इतनी कर ली कि अब शौक नहीं रह गया ट्रैवलिंग का। शादी हमारे एक मेरे वालिद के जानने वाले थे, मेरी वाइफ रहने वाली कश्मीर की हैं। अच्छा। और लाहौर सेटल हुए जब वो इंडिया से आए उनके पेरेंट्स, और
जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, यहाँ आके सेटल हुए, लेकिन इनके वालिद काम करते थे फ्रंटियर में। ठीक है। तो मेरे वालिद से इस तरह उनकी वाकफियत थी। तो मेरी वाइफ डॉक्टर हैं। ठीक है। और अरेंज्ड मैरिज कह सकते हैं, पसंद भी थी और अरेंज भी थी, इसलिए कि वाकफियत थी और पसंद भी थी। ये हुआ। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। ठीक है। एक बेटी कनाडा में पढ़ रही है। ठीक है। वो भी एक बात मैं उससे कनेक्टेड करूँगा। और दूसरी बेटी जो है उसने लॉ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। वो आजकल काम करती हैं इधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। ठीक होगा। 1 साल की अटैचमेंट है उनकी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में होती हैं। लेकिन हम सबको पाकिस्तान, मैं अमेरिका में भी रहा, मिडल ईस्ट के बाद पाकिस्तान आके फिर मैं अमेरिका चला गया, अमेरिका में 6 साल रहा, फिर मैं कनाडा चला गया, कुछ अरसा मैं कनाडा में भी रहा। तो हमने बहुत घूमी है दुनिया, रहे हैं। अमेरिका में 6 साल रहे, कनाडा में 2-2.5 साल रहे, लेकिन हमें परमानेंटली रहने का शौक नहीं पैदा हुआ। अच्छा, मतलब जाके जिस तरह लोग मोस्टली ज़्यादा सेटल हो जाते हैं, वो अमेरिका में बिजनेस किया, बिजनेस चलाया, लेकिन रहना पाकिस्तान। बच्चे भी बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रहना पाकिस्तान में चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लिव अब्रॉड। अच्छा खुर्रम साहब, आपकी लाइफ के साथ हम ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा पहलू जो जुड़ा हुआ है वो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का है। जी 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 जी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के साथ? आपकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, मुलाकात थी, कैसे इस तरफ आए, और जो आज तक उनके जो साथ गुजरे लम्हात हैं, पल हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उस हवाले से बताइए स्टार्ट कहाँ से हुआ था पहले? डॉक्टर साहब बहुत टूर किया करते थे, मैं 80s की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब 89 में हमारे घर तशरीफ़ लाए थे। 89 में हमारे घर तशरीफ़ लाए थे, नया सारा मिनहाजुल कुरान का। और आपको पता है ही वॉज अ वेरी यंग मैन एट दैट टाइम। अभी तक पाकिस्तान अवामी तहरीक नई सेटअप हो रही थी और 89 में ही बिल्ड हुई थी। हाँ जी। और आपको पता है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान भी नई थी, यानी 80 में सेटअप की थी तहरीक मिनहाजुल कुरान, तो 89 में तो हमारी फैमिली तब से अल्लामा साहब के साथ एसोसिएटेड है फ्रॉम 89। शुरू में सबसे ज़्यादा एक्टिव मेरा बड़ा भाई था। अच्छा। और बाद में फिर मेरा भी रहा, फिर कनाडा में मैं रहा तो अल्लामा साहब के साथ रहे, और फिर 2012 से मैं फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ हो गया। मतलब पॉलिटिकली भी फिर सारे मामला देखने शुरू कर दिए। जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं अभी भी? मैं दोनों पोजीशंस पे काम कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, और मैं मिनहाजुल कुरान का नाज़िम आला भी हूँ। ठीक हो गया। मतलब दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में निभा। अच्छा, बड़ी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि अल्लामा साहब का एक बड़ा मकाम है, बड़ा नाम है। और ख़ास तौर पे अगर बात कर लीजिए इलेक्शन के हवाले से, मैंने रीड किया कि जब उन्होंने अपनी नशिस्त पे कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद उन्होंने सिस्टम के हवाले से, मतलब कि वहाँ से मुतमिन नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 2004 में रिज़ाइन कर दिया। तो मैंने ये भी पढ़ा कि रिज़ाइन करने वाले अल्लामा साहब जो पहले शख्स थे पाकिस्तान में कि जिन्होंने अपनी नशिस्त से रिज़ाइन किया कि सिस्टम में यहाँ पे तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत। उसके बाद फिर उनकी जमात एक्टिव भी हुई। फिर हमने ये भी देखा कभी बाइकआउट भी किया गया इलेक्शन का कि हम ज़ाहिर है उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन एट दी एंड इमरान खान साहब के साथ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मौजूदा, उनके साथ एक धरना दिया गया जो लॉन्ग टर्म के तौर पे जाना जाता है। आज तक की हिस्ट्री में धरने के हवाले से अगर बात की जाए तो खान साहब और डॉक्टर साहब का नाम आता है। एक जो वहाँ पे एक बल्कि अल्लामा साहब की जानिब से एक ख़ताब भी दिया गया था सियासी कज़न के तौर पे, किला खान साहब को सियासी कज़न एक करार दिया गया था। ये एक बड़ी समझ रहे कि लंबी तहरीक चली थी, बड़ा मामला उठे थे, और डॉक्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद रहे हैं धरने के दिनों पे। तो वो जो पल गुजरे थे, वो तब जो हालात थे, उस हवाले से थोड़ा सा धरने की जो वक्त की सिचुएशन थी, सूरत, वो शेयर कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पहले करेक्ट करूँगा। एक जुमला आपने बीच में बोला कि आप लोगों ने इमरान खान साहब के साथ धरना की दिया था। ठीक है, इमरान खान साहब आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं,
लेकिन कुछ हकीकतें वक्त नहीं बदल सकता। ठीक है। धरने में इमरान खान साहब की जान और इमरान खान साहब को पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने वाले हम थे। जबरदस्त। ठीक है, और ये इमरान खान साहब अपनी ज़बान से इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। ठीक है। लिहाजा वक्त है, वक्त किसी का भी नहीं होता। बिल्कुल है, सही। धरना हमारा था, बिल्कुल इमरान खान साहब भी धरना दे रहे थे। मौजूद हो गए बीच में, पार्ट बन गए, एक हिस्सा बन ठीक है, और रात को वो चले जाते थे, रात घर रहते थे, दिन को आ जाते थे। तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क था हमारे धरने में और तहरीक इंसाफ के धरने में। फ़र्क सिर्फ ये है, उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को स्टडी किया, हमने भी सियासत को स्टडी किया। ठीक है। हम दुनिया और आखिरत को देख रहे थे, वो दुनिया को देख रहे थे। बिल्कुल। जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो सियासी मदारी हैं, इनके बगैर पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चल सकता, तो उन्होंने हर रंग और हर नस्ल के लोगों से सियासी लोगों को अपने साथ मिलाया। बिल्कुल। हम चूँकि थ्रू आउट लाइफ असूलों की बात करते हैं और डॉक्टर साहब की बुनियादी जो तहरीक है वो मजहबी तहरीक है। बिल्कुल। हम जिन लोगों को दिन रात बुरा कहते थे, हम उनके साथ मिल के काम नहीं कर सकते थे। ठीक है। और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में उन सियासी फैमिलीज़ को साथ मिलाए बगैर सियासत हो नहीं सकती। ठीक है। आपको मैं चूंकि इन सियासी फैमिलीज़ को बहुत क्लोजली जानता हूँ, चूंकि मैं खुद एक सियासी फैमिली से हूँ, बिल्कुल। सिवाय चंद लोगों के जो असूलों पे खड़े हैं, और वो बहुत थोड़े हैं, कुछ असूलों पे खड़े हैं, कुछ मौके की वजह से खड़े हैं। हर सियासी पार्टी में आप देखें ऐसे लोग हैं जो 4-4 सियासी पार्टियां बदल चुके रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज अगर उनसे पूछा जाए कि आपका नजरिया क्या है, तो वो कोई नजरिया बयान नहीं कर सकते। बेसिकली नजरिया तो इक़्तिदार के है। ठीक है, उनका नजरिया इक़्तिदार है, कुर्सी है। हम समझते हैं, और ये पाकिस्तान अवामी तहरीक की भी सोच है और तहरीक मिनहाजुल कुरान की भी सोच है कि जो सियासत है ये खिदमत है, ना सिर्फ खिदमत है बल्कि ये, मैं हज़रत उमर का एक किस्सा सुना देता हूँ, उससे बात क्लियर हो जाएगी कि एक दिन हज़रत उमर जो है वो अल्लाह से गिड़गिड़ा के कह रहे थे कि किसी ने कहा कि आप इतना रो रो के क्यों दुआ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं डरता हूँ कि खुदा मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, तो मैं इसलिए खौफज़दा होता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने तो इतना कमालात किए हैं, आप सहाबी रसूल हैं, आप खुलफाए राशिदीन में से हैं, सारी बात की। उन्होंने कहा मुझे जिस चीज़ का खौफ है कि मैं इक़्तिदार में हूँ, तो ये तो बहुत मशहूर है कि दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी मार जाएगा प्यासा, ठीक है तो उमर जिम्मेदार होगा। हम लोग इक़्तिदार को उस नज़र से देखते हैं। क्या बात? जब आप इक़्तिदार को उस नज़र से देखते हैं तो इक़्तिदार का हुसूल आपका इल्म नस्बुल ऐन नहीं रहता। बिल्कुल। आपका नस्बुल ऐन ये रहता है कि जो निज़ाम है वो ठीक हो। ठीक है। अच्छा, निज़ाम अगर ठीक होगा, मैं किसी एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूं या दूसरी को करूं, बात यह है कि मैं कोई भी हुकूमत चंद सवालात का जवाब नहीं दे सकती, और वो चंद सवालात क्या हैं? सबसे ज़्यादा देखें, अफ़गानिस्तान में आज 40 साल से जंग चल रही। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान में गंदम पाकिस्तान से सस्ती है, हाँ। अफ़गानिस्तान में चीनी यहाँ से सस्ती है, तो आखिर कुछ तो वजह है जिस वजह, हाँ। हम अपने मामलात को मैनेज नहीं कर सके, कर्जे हम पे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मुशर्रफ साहब के दौर से लेकर 2007 में हो गए, पिछले 13 साल में मुतवातिर कर्जे पाकिस्तानी कौम के बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। सीपैक है, मैं समझता हूँ सीपैक में जितना चाइना का फ़ायदा है उतना पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। अगर ये ठीक तरह नेगोशिएट की जाती
तो चाइना को खुद पैसे लगाने चाहिए थे सीपैक पे, ना कि हम कर्जे लेके एक ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसका मैक्सिमम बेनिफिट चाइना को नीड उसको है। ठीक mostly। है। और आज भी मैं समझता हूं इस अमर की जरूरत है कि इस प्रोजेक्ट को रीनेगोशिएट किया जाए, रीनेगोशिएट किया जाए और इस तरीके से चाइनीज को दोस्त हैं हमारे, चाइना के साथ हमारी बहुत गहरी दोस्ती है, उनको समझाया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो समुद्रों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती की बात की जाती है, चाइना ने हमें उस तरह से बेल आउट नहीं किया जिस तरह से मैं समझता हूं करना चाहिए था। जिनके साथ हम आज इख्तिलाफ करके बैठे हुए हैं, आज भी $4 बिलियन का कर्जा जो हमें दिए हुए थे डिपॉजिट्स, वो एक्सटेंड किए हैं यूएई ने भी और सऊदी अरेबिया ने। ऐसे ही है। चाइना के पास तकरीबन $3.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। उनके लिए पाकिस्तानी बैंकों में 10 या 20 बिलियन डॉलर रखना पाकिस्तानी रुपये को स्टेबल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। ये बात बिल्कुल। हम जज्बाती लोग हैं, हम जज्बात में सोचते हैं, हम हकीकत को देखते नहीं हैं और हकीकत को देखते हुए जज्बात को हकीकत पे हावी कर देते हैं। ठीक है। चाइना के साथ हमारी गहरी दोस्ती नहीं है, मफादात हमारे मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए एक दूसरे का और उसका वो पूरा फायदा उठाते हैं। चाइना पूरा फायदा उठाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में हमारे पास नेगोशिएशन की पावर ठीक नहीं है, हमारे लोग स्किल्ड नेगोशिएटर्स नहीं हैं। नहीं तो आपने देखा कि इजिप्ट ने डेजर्ट स्टॉर्म के वक्त अपना पूरा नेशनल डेट माफ कराया। डेजर्ट स्टॉर्म में तो हमने भी ट्रुप्स भेजे थे सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने के लिए, हमने क्यों नहीं ये चीज नेगोशिएट की? बिल्कुल सही है। ये हमें नेगोशिएट करनी चाहिए थी। फिर इंडस्ट्री में हम एक बहुत आला मकाम रखते थे 1968-69 में। भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की, हमारी इंडस्ट्रीज 40 साल पीछे चली गई, क्योंकि जो काम आप खुद कर सकते हैं वो सरकार नहीं कर सकती। सरकार का काम इंडस्ट्रीज चलाना नहीं है। बिल्कुल सही बात। सरकार का काम एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म देना है जिसमें के कारोबार कामयाबी से चल सके। बिल्कुल। आज भी बावजूद इसके कि खान साहब की गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़ा है बाहर का, वो अभी तक पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि एफबीआर यहाँ परमिशंस के मामलात इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि लोग फॉरेन कंपनीज बिजनेस करना नहीं चाहती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत नीचे हैं। मैं चूंकि 20 के करीब मुल्कों में रह चुका हूँ, जब हमने अमेरिका में बिजनेस लिया, उन्होंने एक दिन में 3 फॉर्म्स थे। उन्होंने कहा जी आप ये बिजनेस खरीदना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि आप जो पैसा लाए हैं अमेरिका, इसका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड देते हैं। ठीक है, कहाँ से ये पैसा चला, किस जगह से होता हुआ ये अमेरिका आया, वो एविडेंस हमने उनको दे दिया कि ये पैसा, ये चीज़ हमने फ़रोख्त की पाकिस्तान में, ये हमारी सेविंग्स थी ओमान से, ये हम अमेरिका लेकर आए और उससे हमने कारोबार किया और ओके कर दिया। तो उनको कोई मसला नहीं था। अमेरिका में कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें 2 घंटे में आपको बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है। जबरदस्त। फ्लोरिडा स्टेट की मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 घंटे बैठे हैं आप दफ्तर में, फॉर्म भरें, वेरिफिकेशन नेट पे होती है और आपको 2 घंटे के बाद वो बिजनेस लाइसेंस दे देते हैं। आप काम कर सकते हो, आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो जब तक आप बिजनेस का माहौल आसान नहीं बनाएंगे, 15-17 महकमे हैं जिनसे आपको डील करना पड़ता है व्हेन यू आर अ बिजनेसमैन इन पाकिस्तान, तो आपके पास 17 महकमों से डील करने का टाइम नहीं है। एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स है, फलाना है, इनकम टैक्स है, एफबीआर है, सेल्स टैक्स वाले, कॉम्प्लिकेटेड है, झमेले इतने हैं
कि फॉरेनर आके इतने झमेले लेना नहीं चाहता। और फिर हर महकमे की, हर डिपार्टमेंट की जो अपने उसके मामलात हैं, मैं वो उन पे चले जाएं कमेंट तो नहीं करना बड़े लंबे चौड़े चाहता। मैं हाँ उन पे कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन एक फॉरेन बिजनेसमैन अगर $50 मिलियन या $100 मिलियन लेके आ रहा है, वो ये सारे काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ज़ाहिर इन्वेस्ट भी कर रहा है, वो और साथ इन्वेस्ट भी आपको कर रहा है, वो भी बता रहा है कि मैं कैसे करूँगा, फंस जाऊँगा। वो तो बहुत शुक्रिया Thank you. खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आपने सुनी सारी उनके एक लाइफ का पूरा एक जो ज़ाब्ता हयात और जो जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल की और मुख्तलिफ पहलू वो जो हम लोग उससे आमतौर पे लोग वाकिफ़ भी नहीं थे। खुर्रम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी बातें गुफ्तगू सुनी। आज हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।